हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो थियरम प्रूव करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, इसीलिए पूरा क्लास बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि थियरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये थियरम सवालों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, खास तौर से कंपटीशन एग्जाम में, और इससे रिलेटेड बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर ये थियरम बहुत यूज होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा पूरा क्लास ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, हमारा थियरम आज का ये है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। अगर कोई त्रिभुज है, उसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाएगा तो जो प्राप्त रेखाखंड होगा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसी का आधा हो जाएगा। चलिए चित्र बना करके समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, यहां पर एक हम ट्रायंगल बनाने वाले हैं, तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल रहेगा। यहां पर बना दिया मैंने, तो इसका नाम रखना पड़ेगा। तो चलिए नाम रख देते हैं ए बी सी। यह एक ट्रायंगल है। अब इसमें बोला गया है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, दो भुजा मान लीजिए ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिला दिया मैंने, तो ए बी का मध्य बिंदु यहीं कहीं होगा और ए सी का मध्य बिंदु यहीं कहीं होगा। तो चलिए यहां पर होगा लगभग, तो इसको आप मिला देंगे सीधा, ठीक इस तरह से। तो इसका नाम रख दिया जाए, मान लीजिए कि क्या है डी और ये पॉइंट है आपका ए। तो इसमें जो भुजा ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु डी है और जो भुजा ए सी है उसका मध्य बिंदु ई है। बोला गया है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर। अब जैसे एक भुजा ये था, दूसरी ये, तीसरी ये हो गए, यानी अब ये जो रेखाखंड है इसके समांतर हो जाएगा और ये जो रेखाखंड है तीसरी भुजा का आधा होगा, लंबाई में उसका आधा हो जाएगा। तो ये चीज आपको प्रूव करना है। तो पहले हमें यहां पर जो मान दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। यहां हमें ये पता है, लिखेंगे दिया है। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दिया ये है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी और ए सी के मध्य बिंदु को मिलाया गया है। तो आप ऐसे लिखेंगे, भुजा ए बी व ए सी के, या ऐसे लिख दीजिए, भुजा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी, तो यहां डी होगा, व ए सी का मध्य बिंदु कौन है, ई है। तो जो पता था उसको लिख दिया गया। भुजा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी व ई है और इसके बाद डी को मैंने मिला दिया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डी ई को मिलाया। इतना काम आपने किया है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी जो थियरम कह रहा था उसके अनुसार मैंने चित्र बनाया और जो मान पता था उसको मैंने लिख दिया। अब हम इसमें सिद्ध क्या करना चाहते हैं, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर हो जाता है। जैसे ही आप मिलाएंगे तो ये जो रेखाखंड है तीसरी भुजा के समांतर और ये जो है इसका आधा हो जाएगा। तो अब बारी है लिखने की, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यही कि तीसरी भुजा के समांतर है, यानी कि डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी, व जो डी की लेंथ है यानी कि लंबाई, तो वो आधा हो जाएगा किसका, बी सी का। तो ये चीज आपको प्रूव करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें यहां पर रचना करना पड़ेगा।
रचना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो DE है इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए इस तरह से, ठीक है। और यहां तक मैंने बढ़ाया, ये पॉइंट है आपका एक, मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, F। मैंने यहां पर एक्स्ट्रा वर्क किया है, जो रेखाखंड DE है उसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया, कहां तक, पॉइंट F तक। इस तरह से मैंने बढ़ाया है कि ये जो लंबाई है TE इसके क्या हो जाए, इक्वल, यानी कि बराबर हो जाए। उसके बाद मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने काम किया है यहां पर। तो यहां पर आप लिखेंगे रचना। रचना में क्या किया आपने, DE को इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया जिससे DE बराबर क्या, EF हो, वह FC को मिलाया, तो ये काम मैंने रचना में किया है। DE को इस प्रकार बढ़ाया, जिससे DE बराबर क्या हो जाए, EF, यानी कि दोनों की लंबाई बराबर हो जाए। उसके बाद इसको मिला दिया गया है, तो ये हो गया आपका रचना। अब यहां पर आप क्या लिखते हैं, उपपत्ति। तो चलिए अब इसको सिद्ध किया जाए। जो जो मान पता है मैंने उसको लिख दिया, जो सिद्ध करना है वो उसको लिख दिया गया है। रचना क्या किया गया, DE को पॉइंट F तक इस प्रकार बढ़ाया गया जिससे DE बराबर EF हो जाए, उसके बाद FC को मिला दिया गया। अब यहां D AB का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, यानी कि अगर हिंट के लिए अगर आप चिन्ह लगाना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए, यानी कि जो AE की लंबाई है वो इसके बराबर है। ऐसे ही चलिए जाने दीजिए, समझ लेंगे, केवल वहां पर अच्छा लगेगा ऐसे। तो अगर इस चीज को सिद्ध करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, हम वहां तक कैसे पहुंचे इस बात को सिद्ध करने के लिए। देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक यहां पर और एक यहां पर। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं, आइए चेक करते हैं। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो उसमें ध्यान से देखिए एक एक कोण शीर्षाभिमुख कोण दिखेगा आपको। इसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर आमने सामने के जो कोण होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। अब जैसे इस त्रिभुज में एक भुजा यहां है, इस त्रिभुज में ये, और ऐसे यहां पर, ऐसे यहां पर, यानी कि साइड एंगल साइड का प्रयोग करके इसे हम सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो चलिए इतना काम पहले कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज AED, वह त्रिभुज। ऐसे ही यहां पर आप चलेंगे, AED था तो ऐसे ही आप CEF चल सकते हैं, या ADECF, ठीक है, AEDCEF, ठीक है। ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम गड़बड़ ना हो में। AED और CEF में चलिए जो जो मान बराबर उसको दिखाते हैं। AE इस त्रिभुज में है, CEF में CE हो जाएगा, ठीक। जैसे इस त्रिभुज में AE और इस त्रिभुज में CE बराबर है। ऐसे ही एक एंगल है आपका AED बराबर है CEF के, कोण AED बराबर कोण CEF, और अगर आप लिखना चाहते हैं हिंट के लिए तो लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये जानकारी के लिए है। अब चलिए एक और बचा हुआ है, इस त्रिभुज में DE और उस त्रिभुज में EF इक्वल है। रचना से मैंने अभी यहां पर लिखा था DE बराबर EF, रचना से लिख सकते हैं
ऐसे हिंट के लिए, रचना से। और ये जो ए ई बराबर सी ई है, ये आपका यहाँ पर है, क्योंकि मध्य बिंदु था तो इसलिए ए बराबर सी आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए साइड एंगल साइड मिला हुआ है, यहाँ पर चेक करेंगे साइड एंगल साइड, ऐसे यहाँ पर भी साइड एंगल साइड, यानी कि सास। तो लिख सकते हैं एस ए एस, सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से, यस ए यस सर्वांग क्षमता से, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, यानी कि सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई डी सर्वांगसम त्रिभुज सी ई एफ। अब दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम। और जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसका यही मतलब होता है कि संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो जाएगा। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस। अब ये तो पहले से ही बराबर है, तो बचा कौन, ए डी और सी एफ, यही बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए लिख सकते हैं ए डी बराबर सी एफ। और कोण, जैसे देखिए ये वाला कोण किसके बराबर है, ऐसे ही देखिए अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। तो ये ऐसे सीधी लाइन है, तो यहां पर देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो चलिए सर्वांगसम दिखा दिया जाए, और सर्वांगसम हो चुका है तो कोण को बराबर दिखा दिया जाए। कोण ए डी ई बराबर, ऐसे यहां पर सी एफ ई, कोण सी एफ ई, देखिए यहां पर ए डी ई ये वाला कोण, सी एफ ई ये वाला कोण, ठीक है, इस तरह से आपका। और इसे हम लोग बोलते क्या हैं, एकांतर अंतः कोण। जिस कंडीशन में ये दिख रहा है उसे हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। तो जहां एकांतर अंतः कोण बन जाता है वहां लाइनें क्या हो जाती हैं, समांतर। तो चलिए ये तो हो गया एकांतर अंतः कोण। अब थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। AD बराबर क्या मिला, CF। AD बराबर क्या मिला, CF। क्या AD BD के भी बराबर है, हाँ लिखेंगे आप, चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AD बराबर क्या होगा, BD। जो लंबाई AD की होगी वही लंबाई BD की होगी। अब यहां AD बराबर क्या है, CF, लेकिन AD बराबर क्या है, CF। अब इसके आगे देखिए यहां पर AD बराबर क्या है, CF, और AD बराबर क्या है, BD। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे AD बराबर BD है और AD बराबर CF, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसलिए BD बराबर क्या होगा, CF। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने यहां बोला कि जो ये कोण है एंगल, यानी कि ADE और CFE, ADE और CFE ये दोनों इक्वल हैं। अब यहां पर ये दोनों इक्वल है जिस कंडीशन में दिख रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसे लाइन है और एक यहां पर तिर्यक रेखा, तो एक यहां पर कोण है ये वाला कोण, और एक यहां पर कोण है ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण इक्वल है, और ये दोनों कोण इक्वल तभी होते हैं जब वो एकांतर अंतः कोण की स्थिति में हो। और जब एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाए तो रेखा समांतर हो जाती है, एक दूसरे का उल्टा। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो एकांतर अंतः कोण बराबर होगा, जब एकांतर अंतः कोण बराबर होगा तो रेखा समांतर होगी। तो एक तो ये हो गया बराबर। अब यहां लिखेंगे, यहां से देखिए कोण ADE बराबर है कोण CFE, ये इसलिए हम कह सकते हैं कि जो AB है वो, जो AB
है वो समांतर होगा किसके, CF। ठीक है, इसलिए जो AB है वो समांतर होगा किससे, CF के। अब यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है, अगर AB समांतर CF है तो हम BD समांतर CF भी कह सकते हैं। तो BD समांतर CF होगा, ठीक, क्योंकि लाइन तो वही है आपका। अगर AB समांतर CF है तो BD समांतर CF भी होगा। अब आपको एक थ्योरम मैंने सिद्ध कराया है, कोई एक ऐसा चतुर्भुज हो जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और वो समांतर भी हो। कोई एक ऐसा चतुर्भुज हो जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और वही समांतर भी हो, तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो उस चतुर्भुज को बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। तो देखिए यहां पर चतुर्भुज ध्यान से, BCFD ये वाला चतुर्भुज। अब इसमें BD इसके बराबर भी है और BD इसके समांतर भी है। देखिए BD बराबर CF और BD समांतर CF। तो यहां कह सकते हैं अतः चतुर्भुज BCFD समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। BCFD समांतर चतुर्भुज है। अगर BCFD अब समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध हो गया है, तो हम BC समांतर DF भी ले सकते हैं। इसलिए BC समांतर क्या हो जाएगा, DF, या DF समांतर BC एक ही बात है, चाहे उसको पहले लिखे। इसलिए DF समांतर क्या, BC। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि DF समांतर BC है तो DE समांतर भी BC होगा। इसलिए DE समांतर क्या, BC। तो एक तो सिद्ध हो गया। यहां पर देखिए सिद्ध करना है D समांतर BC और D समांतर BC यहां भी आ गया। अब इसमें एक चीज और सिद्ध करना है कि D हाफ है किसका, BC का। तो यहां पर देखिए अब उसको कैसे लाया जाए। हमें ये तो पता है कि जो BCFD है वो समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो BC बराबर क्या होगा, DF। तो आप यहां लिखेंगे अब क्या, DF बराबर क्या होगा, BC, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज था। DF बराबर क्या, BC। तो क्या DF को हम ऐसा लिख सकते हैं 2DE और बराबर क्या है, BC। थोड़ा सा साइड में ऐसे समझिए, यहां पर जैसे DF है तो DF को देखें तो दो पार्ट का योग है, DE प्लस EF, DE प्लस EF, DF बराबर DE प्लस EF। तो यहां DF है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, DE और EF। देखिए यहां पर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, DE को ऐसे रहने दीजिए, EF को क्या लिख सकते हैं, DE। तो DF बराबर क्या हो जाएगा, 2DE हो जाएगा। तो ये चीज हो गया आपका। तो अब यहां पर देखिए DF की जगह 2DE आ गया, तो दो को तो हम नीचे लेकर के जा सकते हैं। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, हाफ BC, और ये आपका दूसरा वाला आ गया। यानी कि एक यहां पर सिद्ध हुआ, एक यहां पर, और इसी तरह से आपका ये क्या होगा, हेंस प्रूव। ठीक है, इस तरह से आपका प्रूफ हो गया ये। तो ये है हिंट के लिए मैंने यहां पर साइड में लिख दिया कि DF को मैंने 2DE क्यों लिखा, ये हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए मैं एक बार इस थ्योरम को दोबारा समझा दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देखिए यहाँ पर थ्योरम ये है
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। यानी कि अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो ये जो है तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में इसका आधा हो जाएगा। तो ये चीज आपको सिद्ध करना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, DE को पॉइंट F तक इस तरह से बढ़ा दिया जिससे DE बराबर क्या हो जाए EF। तो हमने क्या किया कि इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंस से दिखा दिया। DE बराबर EF है, AE बराबर CE है और A के कोण शीर्षाभिमुख कोण। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो यहां पर मैंने AD और CF को बराबर दिखा दिया क्योंकि सर्वांगसम थे और कोण भी बराबर होगा। तो ADE, ऐसे यहां पर CFE एकांतर अंतः कोण, ADCFE एकांतर अंतः कोण से बराबर हो। वो दोनों कोण भी बराबर आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, वहां भी एकांतर अंतः कोण बन रहा है। तो मैंने ये कोण लिया तब भी एकांतर अंतः कोण होगा, आप वो कोण लेंगे तो भी एकांतर अंतः कोण होगा। तो जब एकांतर अंतः कोण होता है तो वहां लाइनें क्या हो जाती हैं, समांतर। उस चीज को मैंने आगे दिखाया है। तो सर्वांगसम के कारण ये दोनों चीज मैंने लिख दिया था इक्वल के रूप में। अब देखिए, चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर क्या होगा, BD। AD बराबर क्या होगा, BD। और अभी पता चला था कि ADCF के भी बराबर है। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो BD बराबर CF हो गया। BD बराबर क्या हो गया, CF। तो अब BD बराबर क्या हो गया, CF हो गया। अब देखिए हमें ये कोण बराबर है पता चल चुका है, और ये कोण जिस कंडीशन में है मैंने अभी आपको चित्र बना करके समझाया था कि ये एकांतर अंतःकोण की स्थिति में है, और एकांतर अंतःकोण वही बनता है जहां रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसका मतलब AB समांतर क्या हो जाएगा, CF। अगर AB समांतर CF हो गया तो BD समांतर भी CF हो जाएगा, BD समांतर CF होगा। अब मैंने थ्योरम आपको सिद्ध कराया है कि कोई एक ऐसा चतुर्भुज हो जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां देखिए BD बराबर है CF के भी और BD समांतर हो गया CF के भी, इसलिए BCFD क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। और जब कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है तो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो जाती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो अब BC समांतर DF आप ले सकते हैं या DF समांतर BC ले सकते हैं। अगर DF समांतर BC है तो DE समांतर भी BC हो जाएगा। तो पहला कंडीशन प्रूफ हो चुका है। अब देखिए BC बराबर क्या है, DF। BC बराबर क्या है, DF। तो DF को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, मैंने वहां साइड में दिखा दिया है। तो यहाँ 2DE हो गया तो ये बाई 2 हो गया, तो DE बराबर क्या हो गया, हाफ BC। तो इस तरह से ये थ्योरम आपका सिद्ध हो गया। ये सवालों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए इस थ्योरम को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली थ्योरम को प्रूफ करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।